हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3। सो विदाउट इज वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली टर्म है हमारी स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? हम अपने बिजनेस में दो चीज़ें करते हैं, एक होता है परचेजेस, दूसरा होता है सेल्स। परचेजेस क्या होता है? परचेजेस उन गुड्स को कहते हैं जो हम खरीद चुके हैं, आइदर ऑन कैश और क्रेडिट। आइदर ऑन कैश और क्रेडिट। आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे, या तो हम कैश में खरीदेंगे या उधारी में खरीदेंगे। और सेल्स जो गुड्स हम बेच चुके हैं, आइदर ऑन कैश और क्रेडिट। अब स्टॉक क्या होता है जी? मान लो मैंने 9 लाख का गुड खरीदा एक साल में, उसमें से 8 लाख के गुड्स बिक गए, दोनों मिला के, क्रेडिट और कैश दोनों मिला के। अब जो 1 लाख का गुड बचा, 1 लाख के गुड्स जो बच गए, वो अगले साल के गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी जब मैं अगला साल शुरू करूंगा अपने अकाउंटिंग बुक्स में, तो मेरे पास 1 लाख के गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे मेरे एसेट्स के अंदर। सो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। अब आता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। टू टाइप्स के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? देखो, जो गुड्स अगले साल को ट्रांसफ़र हो गए, अगले साल के लिए वो गुड्स, वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और जो स्टॉक इस साल के लिए बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि वो स्टॉक जो है अकाउंट्स को क्लोज कर रहा है। एक तरह से आप देख सकते हो, एक साल का अकाउंट पूरा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आता है लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी तो आपने पढ़ा दिया, अब हम यहाँ पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होता है जी? देखो, मान लो मैंने उधारी पर सामान खरीदा, क्रेडिट पर सामान खरीदा, मान लेते हैं 60,000 का, और मैं उसका पेमेंट 6 महीने के अंदर अंदर कर सकता हूँ। 6 महीने के बाद अगर मैंने पेमेंट किया, तो या तो मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है या चार्ज भी पे करना पड़ सकता है, जो अभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। हमें 6 महीने के अंदर अंदर उसका पेमेंट करना पड़ता है। यानी जो लायबिलिटी हम एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दे, उसे कहते हैं करेंट लायबिलिटी। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट, जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को रेप्यूटेड क्लाइंट्स को, कि उनका जो बिजनेस है वो रुके ना। मान लो मैंने किसी को चेक दिया 10 लाख का, और मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 8 लाख रुपए हैं, और 2 लाख रुपए की कमी है, तो बैंक अपनी तरफ से मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करा देगी, डिपॉजिट कर देगी, ताकि मेरा पेमेंट रुके नहीं। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये फ्री फोकट में होगा, नहीं। बैंक हमें इस बैंक ओवरड्राफ्ट को वापस पे करना होगा। अब एक इसमें इंटरेस्ट की बात यह है कि हमें इस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी मर्जी से दे रही है, तो हम क्यों इंटरेस्ट पे करें भाई? तो हमें छोटा सा चार्ज पे करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ओवरड्राफ्ट है। अब आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी करेंट नहीं होती उसे कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। यानी जो एक साल के बाद हम पेमेंट करते हैं, जैसे कोई बड़ा लोन हो गया, हमें बिल्डिंग बनानी थी, 10 लाख का बिल्डिंग में खर्चा होना था, और हमने 10 लाख का लोन ले लिया, तो उसका पेमेंट हम एक साल के बाद, यानी एक साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है उसका पेमेंट करने में, तो उसे कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब वैसे ही हम एसेट्स को भी कैटेगराइज करते हैं, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स क्या होते हैं जी? करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम एक साल के अंदर अंदर कैश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे सामान खरीदा, परचेजेस, कॉस्ट लगाया, मार्जिन लगाया, सेलिंग प्राइस लगाई, आगे बेच दिया, तो एक साल भी नहीं लगा और उसे हमने बेच दिया। जैसे डेटर हो गए। डेटर भी एक एग्जांपल हो सकता है। डेटर यानी वो लोग जिन्होंने हमारे यहाँ से सामान खरीदा है उधारी में, उनसे हमें पेमेंट मिलना है, और वो एक साल के अंदर अंदर या फिर 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाता है, तो उसे भी कह सकते हैं हम करेंट एसेट्स। वो भी हमारी एसेट्स ही होती है। अब बात है नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनका यूज़ हमें 12 महीने यानी एक साल से ज़्यादा तक मिलता है। कैसे? मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, ये सब क्या है? नॉन करेंट एसेट्स। इनका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा का मिलेगा, एक साल के अंदर हम नहीं बेचते जनरली। अब आता है रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट क्या होता है? दो वर्ड आप
आगे चल के साथ में सुनोगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट यानी कैश आना, पेमेंट यानी कैश जाना। कैश भी हो सकता है और बैंक से भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। रिसिप्ट यानी आना, आना, आओ भाई। अब आते हैं दो तरह के रिसिप्ट्स, यानी दो तरह से पैसे आते हैं, या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है या फिर कैपिटल रिसिप्ट होता है। आप रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्लियर कट समझ लेना, आगे चल के बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती हैं, यानी रेगुलर बेसिस में जो कैश का इनफ्लो होता है, इनफ्लो, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लो मैंने गुड्स बेचे, सेल्स की, तो मुझे क्या मिले, रिसिप्ट मिली, लेकिन वो रेवेन्यू नेचर की होती है। हम एक साल के अंदर बहुत सारी रेगुलर बेसिस पे सेल्स करते हैं, तो इसलिए हमें रेवेन्यू रिसिप्ट मिली। अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या, जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, यानी मशीन को हमने सोल्ड किया, कोई पुरानी मशीन थी या कबाड़ी मशीन थी, 5,000 रुपये मिल गए, तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। पैसा तो आया ना, भले ही 5,000 आया, पैसा तो आया, तो इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये एक साल में बार बार नहीं होता। आपकी मशीन हर साल खराब, हर महीने खराब नहीं होती, तो ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, इसलिए कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब आता है रिटर्न ऑफ गुड्स। देखते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स क्या होता है। गुड्स बेचे यानी परचेजेस किया या फिर सेल्स, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, परचेजेस या सेल्स, उसका रिटर्न कर देना। मैंने सामान खरीदा, मुझे सामान अच्छा नहीं लगा, एज पर स्पेसिफिकेशन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे वापस कर दिया, उसे कहते हैं परचेजेस रिटर्न। परचेजेस के आगे रिटर्न लगा दो। और इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स क्यों लगाया, इनवर्ड्स क्यों नहीं लगाया? देखो आउटवर्ड इसलिए क्योंकि हमारे पास से गुड्स वापस जा रहा है, आउटवर्ड्स गुड्स वापस जा रहा है। अब आता है सेल्स रिटर्न। मान लो मैंने किसी को सामान बेचा एज पर स्पेसिफिकेशन, उसके काम नहीं आ सकता, वो गुड्स उसके लिए बेकार है, कोई काम का नहीं, और वो मुझे वापस कर देता है, तो इसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें गुड्स मिल रहा है, वापस आ रहा है हमारे पास, इनवर्ड्स हो रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो परचेजेज रिटर्न, जो हम गुड्स खरीदें और वापस कर दें। सेल्स रिटर्न, हम गुड्स बेचें और कोई हमें वापस कर दे, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। बैड डेट्स, आपको फोटो के मतलब से ही पता चल गया होगा कि बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स एक तरह से डेट होता है, यानी मान लो मैंने किसी को 5 लाख का पेमेंट, 5 लाख की गुड्स बेचे उधारी पर, वो मुझे सिर्फ 4,50,000 का पेमेंट कर पाएगा, क्योंकि उसका धंधा डूब चुका है, वो कर्जे में आ गया है, कर्जे में पूरा डूब चुका है, कर्जे के तले दब चुका है, और वो मुझे 50,000 का पेमेंट नहीं कर सकता। तो 50,000 मेरे लिए क्या हुए, बैड डेट्स, यानी उधारी के चक्कर में, लालच के चक्कर में मेरे जो पैसे हैं वो डूब गए। अब आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड वर्ड लगते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। मान लो मैंने अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, 50,000 बाकी थे और कुछ महीनों बाद उसके पास से पेमेंट निकल आता है और मुझे 50,000 दे देता है, तो उसे क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। अब आता है ट्रेड। वैसे ट्रेड तो आपको पता ही है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, ट्रेड सामान खरीदा, मार्जिन ऐड किया, आगे बेचा, ट्रेड। लेकिन यहाँ पे एक आगे वर्ड हम लगाएंगे, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। पेबल क्या होता है? पेबल यानी पैसा देना, या बचा हुआ है वो पैसा देना, सुनकर ही ऐसा लगता है हाँ यही मीनिंग है। ट्रेड पेबल यानी मैंने उधारी पर सामान खरीदा, या फिर उधारी पर सामान खरीदने के बाद उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया और उस पर लिखा है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना है, तो वो सब मिला के क्या होता है, ट्रेड पेबल। उस ट्रेड का जो ट्रेड के जो ट्रांजैक्शन हुई है उस पर मुझे पेमेंट जो करना है उसे कहते हैं ट्रेड पेबल। मैं हूँगा ट्रेड पेबल। और मान लो वैसे ही मैंने गुड्स बेचा और सामने वाले को मुझे पेमेंट करना है, तो ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि मैं रिसीव करूँगा पैसे को, कैश को, अमाउंट को रिसीव करूँगा। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो जनरली आपने सुना होगा, सेल सेल सेल, डिस्काउंट डिस्काउंट, जो भी आपने सुना होगा। अब दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। आप बेसिक डिफरेंस अभी जान लो। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, ध्यान से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो जनरली कोई सेल्समैन या फिर बिजनेसमैन, ओनर अपने ट्रांजैक्शन में यूज़ करता है सेल्स को बढ़ाने के लिए। और कैश डिस्काउंट वो यूज़ करता है कैश में पेमेंट लेने के लिए, यानी उसे लग रहा है कि मैं जिसको उधार में सामान बेच रहा हूँ
वो मुझे कुछ महीनों बाद पेमेंट नहीं कर पाएगा, वो मुझे पेमेंट नहीं कर पाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मैं उसे लालच देता हूँ कि अगर आपने मुझे अभी कैश में पेमेंट कर दिया तो मैं आपको 2%, 5% या जितनी उसकी मर्जी होगी कैश डिस्काउंट लगा देगा। बट ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर भी होता है और कैश ट्रांजैक्शन पर भी होता है। और आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि कैश डिस्काउंट लगाया गया है तो आप समझ जाना कि कैश ट्रांजैक्शन है, आपको पैसा रिसीव हो गया है या आपने पैसा दे दिया है, उस पर कोई उधारी नहीं चढ़ी है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों अगर क्वेश्चन में आ जाए तब क्या करें, तो आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट कट करना है, फिर कैश डिस्काउंट कट करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट एक तरह से सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है। फिर बाद में सेल्स बढ़ जाए और उधारी का पैसा हमें वापस लेना हो तो उसके लिए कैश डिस्काउंट यूज़ होता है। अब आता है डेप्रिसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में आता है एक तरह से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी मान लो हमने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो उसकी जो वैल्यू होती है ना हर साल घटती रहती है। हम यूज़ करते रहते हैं, सर्विस करते रहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो घटती रहती है। तो आपको मैंने सामने एग्जांपल लिखे, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, एक्सेट्रा। तो इन सब की वैल्यू जो है घटती रहती है अब साल दर साल। मान लो मैंने 10 लाख की एक मशीनरी खरीदी, हर साल उसकी वैल्यू 10% से घट रही है। एक साल में घटेगी 10,000, फिर अगले साल 10,000, ऐसे करते 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 हमारी मशीन की वैल्यू ठप पड़ जाएगी। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक प्रॉपर क्लैरिटी बनी रहे। अब आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है जी? देखो, मान लो मैंने गुड्स बेचे उधारी पर और उससे मुझे पैसा नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो कर्ज में डूब गया, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को पेमेंट कर पाए। तो उस बंदे को कहते हैं इंसॉल्वेंस और इस कंडीशन को कहते हैं इंसॉल्वेंसी। तब आता है लास्ट एंड फाइनल टर्म्स ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप इनको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ये जनरली 11th में कम लेकिन 12th में बहुत काम आते हैं। बैलेंस शीट सुना होगा आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट किसी ने नहीं सुना होगा जो 11th में है। ये क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो बिजनेस के लिए एक एविडेंस की तरह काम आते हैं कि वो किसी और को दिखा सकें। यानी कोर्ट में कभी कोई केस हो जाए तो दिखा सके कि मेरी इतनी सेल्स हुई है, इतना मेरे पास कैश, मतलब इतना मेरे पास एसेट है, मेरी इतनी लायबिलिटी है, मेरी इतनी कैपिटल है, इतना पिछले साल लॉस हुआ था, उससे पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, इतनी पिछले साल की परचेजेस की थी मैंने। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमारी शो करती है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने एसेट है, हमारे पास हमने कितनी लायबिलिटी कर रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से ही पता है कि प्रॉफिट और लॉस बता रही है। ट्रेडिंग अकाउंट यानी हमने कितना सेल्स किया, कितना परचेजेस किया। तो ये सब। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। Subscribe to my channel, press the bell icon, share to your friends. Thank you. Bye bye.